हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए जो पिक होती हैं वो दी जाती हैं, बल्कि इंट्राडे में जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कि अगले दिन आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, कौन सी पिक लेनी है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो आप इस यहाँ के वीडियो के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए भी आप यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और आप उससे एक अच्छा मुनाफा दिन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी ट्रेडिंग करने में आसानी हो, इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, प्लस जो हमारा एक चैनल है उसको भी ग्रो करने में थोड़ी हमको हेल्प मिलेगी। तो आपका जो सहयोग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो और आपको बताता चलूँ कि जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो आप उसको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अन्यथा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जो हम इंट्राडे में अपडेट देते हैं टेलीग्राम चैनल पर वो आपको मिल जाएगा, प्लस जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सके प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो आज एक ऐसे शेयर के बारे में, शेयर तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत ही चर्चा हो रही है और वो एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडस्ट्री में। लोगों के अलग अलग उस पर राय हैं, उस पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। लोग उसके बारे में अलग अलग तरह से इसको स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि इसमें आने वाले टाइम में क्या होगा। इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों पे है कि इस ईयर में 2020 में उस कंपनी के IPO आने के पूरे चांसेज हैं और IPO के थ्रू उस कंपनी में एक बहुत लंबी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस IPO के थ्रू कितना पैसा बनाया जा सकता है, कंपनी किस तरह की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में बात हो रही है। और उस पर बात करना लोगों के, इन्वेस्टर के मन में, जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में इस बात के बहुत ही मतलब कि जिज्ञासा है कि इस कंपनी में आगे क्या ग्रोथ होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। तो देखिए, जो जियो कंपनी है, जियो की बहुत ही अभी लगातार इस वजह से चर्चा में बनी हुई है कि जिस तरह से जियो अग्रेसिव बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना रहा है और जिस तरह से अपने स्टेक को बेच के इन्वेस्टर्स ले रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट ले रहा है अपनी कंपनी में, इससे बहुत ही इस बात के चांसेस बन रहे हैं कि जियो बहुत ही जल्दी कंपनी जो है अपने स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करेगी। तो इस बात की चर्चा भी है कि IPO आएगा तो कैसे होगा, IPO की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बहुत सारे फैक्टर को मैं एनालाइज करके बताऊंगा, बहुत मतलब कि शायद जियो का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो मैं इस वीडियो में छोड़ूंगा। और इस बात के फेयर चांसेज हैं कि यूट्यूब पे शायद आपको ऐसा कोई वीडियो मिलेगा नहीं जहाँ पे आपको इस तरह से एनालिसिस दी जाएगी। तो ये बेसिकली एनालिसिस अभी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब जियो का IPO आने के चांसेज बने, मैं इस बात के लिए बिल्कुल थोड़ा सा श्योर हो रहा हूँ कि शायद इस ईयर के एंड तक IPO की फाइलिंग शुरू हो सकती है। तो जब उस तरह की अपॉर्चुनिटी बने तो आप उसको मिस ना करें। तो अभी देखिए, जैसे जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने अपने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं वो किस में किए हैं, वो इन्होंने टावर और ऑप्टिकल फाइबर जो एसेट है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इनका लगा हुआ है। तो अब वहाँ से क्या होता है कि इन्होंने ऐसे इससे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वहाँ से अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी। डेट की प्रॉब्लम थी, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही, एक देखा जाए तो बहुत ही बुरी दौर से गुजर रहा। आप देखिए, जितनी भी कंपनियां हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, सभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। ऐसे में जियो को लेके क्या बात हो सकती है, जियो की क्या संभावना है, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो अब देखिए, कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अभी अपने एक बयान में ये बोला कि इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये कर रहे हैं कि अभी ये 2 ऐसे ट्रस्ट बनाने की तैयारी में है कि वो जो ट्रस्ट होगा वो इस पूरे ही जियो के बिजनेस को हैंडल कर सकता है। अब जैसे क्या होगा कि जो 2 ट्रस्ट बनाए जाएंगे, तो एक ट्रस्ट को जो टावर बिजनेस है वो दे दिया जाएगा, दूसरे ट्रस्ट को जो ऑप्टिकल फाइबर का बिजनेस है वो दे दिया जाएगा, और उसके बाद उस ट्रस्ट से ये लीज पे ले लेगी रिलायंस और उसको बिजनेस को ऑपरेट करेगी। यानी आप समझिए कि जो ट्रस्ट होगा उसको ऑप्टिकल फाइबर और टावर बिजनेस को सेल कर दिया जाएगा और वहाँ से लीज पे लेके काम करेंगे। तो आप देखिए कि रिलायंस कितनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें आप ये भी देखिए, जो ये पूरा इनका एक सेटअप है, इस सेटअप की वजह से ऐसा हो रहा था कि इनके बिज़नेस में बोरोइंग लगातार बढ़ रही थी। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जियो को खड़ा करने में, तो बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर आप
इनका एक जो ईयर एंडिंग है उस पर जाके देखें तो जो बोरोइंग है टोटल वो 2,97 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो बोरोइंग बहुत तेज़ हो रही थी। अब देखिए रिलायंस जियो जो है, जियो की जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या है, देखिए जैसे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, दूसरी टेलीकॉम कंपनीज वो क्या करती हैं कि वो लोगों को वॉइस जो कॉलिंग होती है उसके लिए चार्ज करते हैं और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जियो का बिज़नेस है, जियो का बिज़नेस ऐसा नहीं है। जियो का बिज़नेस ऐसा है कि वो पूरा डेटा ड्रिवन है। तो आप ये समझिए कि जब तक डेटा की सेलिंग होती रहेगी, डेटा की डिमांड होती रहेगी, जियो के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जो वॉइस यूजर्स हैं वो तो उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको डेटा अगर उनको चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है वो जियो ले रहे हैं, और जियो ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉलिंग भी उससे करेंगे। इस वजह से जियो जो कॉलिंग दे रहा है वो फ्री दे रहा है, तो उससे उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम जो एवरेज इनका एक वो होता है कि रेवेन्यू है पर यूनिट, अगर हम उसको बात करते हैं तो आप देखिए जो जियो का लोवेस्ट स्लैब है जो बिल्कुल रिचार्ज का, वो है 149 रुपये में 28 दिन का जो है डेटा देते हैं। अब इसके बाद अगर हम और ऊपर चले जाते हैं तो अलग अलग प्लान्स हैं, 599, 555, 449, 400, कई तरह के प्लान हैं। अब अगर हम देखिए तो वोडाफोन का देखिए तो वोडाफोन का जो सबसे हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट होता है वो 175 रुपये पर मंथ का होता है, ठीक है। और ये सभी एग्जिस्टिंग प्लेयर जो हैं उन सबके एक तरीके से बराबर ही है। तो अगर आप देखिए तो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एक का लोवेस्ट 149, एक का हाईएस्ट 175 जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए जो जैसे कि पूरा इनका जो बिज़नेस है, अब अनिल अंबानी की जो रिलायंस थी वो कैसे डेटा सर्विस ऑफर करते कि 500 रुपये 5 GB दे रहे थे, ठीक है। अब अंगेश जियो जो 499 फॉर 4 GB दैट आर एक्चुअली चीपर दैन इक्विवेलेंट जियो प्लान्स, वो सस्ता हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि जो चीज़ें हैं वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, जियो किस हिसाब से बिजनेस कर रहा है। जियो के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको सबसे अलग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जियो है, जियो ने क्या किया, नियरली लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जियो को खड़ा करने में। अब जो अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और फेसबुक के इन्वेस्ट करने के बाद इस बात के चांसेस जैसे बढ़ रहे हैं, फेसबुक भी इस बात को लेके चल रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपका ये है रिलायंस जियो है, ये इंडिया में एक बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी होने वाली है, और ये बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट बेट है इनका, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये लगातार हो रहा है, और रिलायंस जियो जो है अपने जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं उनको लगातार अपने बोर्ड में ले आ रहा है, और ये चीज़ें कंटिन्यू बनी हुई हैं। तो रिलायंस जियो को आने वाले दिनों में फ़ायदा तो होने वाला है। अब अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि रिलायंस जियो जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है, तो इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा ये एक तरीके से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि लोगों को इसका आइडिया नहीं लगता। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सीधा है और रिलायंस इसी तरह से काम करी, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है जो सबसे पहले एक कंपनी बनाई गई जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ठीक है। अब जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है इसका जो 90% शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, ठीक है। अब समझिए कि जो जियो प्लेटफॉर्म है वो क्या क्या करता है। जियो प्लेटफॉर्म जितने भी इनके बिजनेसेस हैं, चाहे वो माई जियो प्लेटफॉर्म हो, जियो टीवी हो, जियो टीवी प्लस हो, जियो न्यूज़ हो, जियो क्लाउड हो, जियो कॉल हो, जियो चैट, जियो सिक्योरिटी, हेल्थ क्लब, जियो सेज, ब्राउजर, जियो प्राइम, जितनी भी चीज़ें हैं वो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंडर में चलती हैं। अब समझिए कि जो एक फिर कंपनी दूसरी आती है रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, ठीक है। अब जो जियो प्लेटफॉर्म है, जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड का 100% शेयर ओन करती है, ठीक। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के 100% शेयर किसके पास है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के पास। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम क्या क्या करती है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अंडर में आता है वायरलेस ब्रॉडबैंड, होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज एंड एसएमबी ब्रॉडबैंड। इसके साथ साथ जो जियो प्लेटफॉर्म है उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जो कुछ कंपनियां हैं उनको इन्होंने ख़रीदा है, जैसे आप देखिए रेडिसेज है, रेवरायर है, और कैरेक्सपर्ट्स है, ठीक है, नेट्राडाइन है, एम्बायल है, ठीक है, जियो एस्टोनिया ओयू है, एस्टोनिया में कंपनी है इनके न्यूज़ की, वो
और इस तरह से एस्ट्रेलिया एरोस्पेस है, इस तरह की कई कंपनियां हैं जिसमें जियो प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्ट कर रखा है या उनको एक्वायर किया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनका जो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो एक पूरा मॉडल है वो कितना बेहतरीन मॉडल इन्होंने बना के रखा है कि बिज़नेस को किस किस तरीके से चला रहे हैं। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जियो का जो बिज़नेस है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से चल रहा है, इस तरीके से नहीं चल रहा है कि बस एक कंपनी खड़ी कर दी और हम काम कर रहे हैं। जियो ने बहुत ही अच्छे से इसको अपने बांट रखा है बिज़नेस को। और अब आप समझिए कि जो 9.99% स्टेक अभी फेसबुक ने खरीदा, वो किस में खरीदा, वो जियो प्लेटफॉर्म में ही खरीदा है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में। अब अगर हम आगे चलेंगे तो हम देखिए, जो अगर हम बात करेंगे कि जैसे अभी प्रॉब्लम क्या रही थी, प्रॉब्लम लगातार ये बनी हुई है कि जो समस्याएं हैं वो कैसी समस्याएं हैं कि जो इनकी डेट है, ठीक है, जो डेट है, डेट की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो डेट को लेके क्या है कि इसमें कैसी चीज़ें सही होंगी। तो अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे एक आइडिया लेते हैं कि किस तरह के डेट हैं अभी, तो देखिए ये जो आपका आप देखिए कि इनका जो कंसोलिडेटेड नेट डेप्ट को अगर हम देखते हैं तो मार्च 2020 में जो इनका ग्रॉस डेप्ट था वो 3,36,249 करोड़ रुपये था। दिसंबर 29 की बात करते हैं तो 3,06,851 करोड़ का। वहीं मार्च 19 की बात करते हैं तो 2,87,505 करोड़ रुपये। तो अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि ग्रॉस जो इनका डेट है वो लगातार क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ रहा था। वो क्यों? क्योंकि उसका मेन रीज़न यही था कि जियो में लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। अब अगर हम नेट डेट की बात करते हैं तो जो इनका नेट डेट है वो मार्च 2020 में अगर जो एंड हुआ उसमें 1,61,035 का इनका नेट डेप्ट 1,61,000 करोड़ के आसपास का नेट डेप्ट है। जो दिसंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो 1,53,433 करोड़ का था। अब अगर देखिए जो रिलायंस में लगातार इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये जो आपको एक मैं पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये पूरा एक ग्राफिक आप जो देख रहे हैं इसमें कुछ पुराने डेटा तक ही हैं जो आगे और इन्वेस्टमेंट हुए हैं, क्योंकि अभी तो 10 के आसपास कंपनीज हैं जो जियो में शेयर्स ले चुकी हैं, तो उनको मैं बहुत आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी अगर इसको आप देखिए तो 22 अप्रैल 2020 को क्या हुआ कि फेसबुक ने करीब 43,574 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके 9.99% शेयर इन्होंने परचेज किए। फिर 4 मई को सिल्वर लेक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने 5,656 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और 1.15% का शेयर जियो में खरीदा। 8 मई को फिर से वेस्टा पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ का इन्वेस्ट किया और 2.32% स्टेक लिया। 17 मई 2020 को जनरल अटलांटिक ने 6,598 करोड़ का इन्वेस्ट किया और 1.34% की होल्डिंग जियो में खरीदी। अब अगर हम देखिए तो बात करते हैं, अभी आपको पता होगा कि रिलायंस ने ये भी बोला था कि हम 53,125 करोड़ रुपए का राइट इशू ले आएंगे, ठीक है। वो देखिए वहाँ से भी कैपिटल वो रीच कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि अभी तक कितना कैपिटल रीच हुआ, तो अगर हम ये 67,000 जो ये है इसको हम देख देते हैं और जो राइट इशू है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1,20,320 करोड़ के आसपास का कैपिटल रीच किया जा चुका है। लेकिन आगे इन्वेस्टमेंट और हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के भी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखिए जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस में डील जो हुई है जियो में वो क्या क्या है। देखिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वेस्टा पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ का स्टेक खरीदा। जनरल अटलांटिक ने 6,598 करोड़ का स्टेक लिया और टीपीजी ने अभी कल की डेट में ही इन्वेस्ट किया है, 4,547 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कल किया है। अब अगर हम बात करें कि और किन्होंने इन्वेस्ट किया, तो देखिए एल कैटरेटन जो है, एल कैटरेटन जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि लुई विटॉन के द्वारा बैकअप दिया जाता है। लुई विटॉन जो कंपनी है उसका एक इन्वेस्टमेंट वेंचर है, उन्होंने जियो में 1894.5 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया और 0.39% की स्टेक खरीदी। और अगर हम बात करें केकेआर, तो केकेआर से आप ये कोलकाता नाइट राइडर्स से कंफ्यूज मत होइएगा, केकेआर भी एक इन्वेस्टमेंट वेंचर फर्म है। उन्होंने 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 2.32% का स्टेक रिलायंस जियो में लिया। उसके साथ मुबाडाला जो है गल्फ की एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने 9,093.6 करोड़ का इन्वेस्ट करके लगभग 1.85% स्टेक जो लिया जियो में। उसके साथ साथ एडीआईए मीन्स आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने 5,863.5 करोड़ का इन्वेस्ट करके करीब 1.16% का स्टेक लिया। तो अगर हम बात करें कि अभी तक जितनी कंपनियों ने अभी तक इन्वेस्ट किया है या रिलायंस में स्टेक लिए हैं, तो उन्होंने आप मान के चलिए कि टोटल 99,960 करोड़ का अभी तक रिलायंस ने जियो के थ्रू
कैपिटल रेज की है। उसके अलावा अगर हम 5.53,000 का जो राइट इशू है अगर हम उसको भी जोड़ देते हैं तो आप देखिए कि लगभग 1,53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेज किया जा चुका है। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जियो के पास जो रिलायंस के पास जो नेट डेट है वो है 1,61,000 करोड़, उसमें से 1,53,000 करोड़ ऑलरेडी रेज किए जा चुके हैं जियो के थ्रू। 1 लाख करोड़ के आसपास रेज किया जा चुका है जियो के थ्रू और 53,000 करोड़ रिलायंस का राइट इशू लाकर। तो आप देखिए कि कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट सिनारियो है जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो आप देखिए सिल्वर लेक ने 2.08 का स्टेक लिया, उसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32%, जनरल एटलांटिक 1.34%, केकेआर 2.32%, मुबादला 1.85%, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 1.16%, फेसबुक ने 9.99%। अब अगर हम बात करते हैं तो जो अभी टोटल जियो में जो टोटल स्टेक है नॉन प्रमोटर्स की यानी बाहर के लोगों की वो है 21.06%। यानी आप देखिए कि जो नॉन प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 21.06% हो चुकी है। इतना करीब 1 लाख करोड़ का फंड रेज किया जा चुका है आईपीओ आने के पहले। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बात जो आपको लगती है वो क्या होनी चाहिए कि जो अभी फेसबुक की ऑनरशिप है जियो प्लेटफॉर्म में वो सारे जितने इन्वेस्टमेंट हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो जियो फेसबुक की जो स्टेक है वो इन सब से ज़्यादा है। 9.99% की स्टेक फेसबुक ले रही है। तो आप खुद समझिए कि अगर फेसबुक जैसी डेटा ड्रिवन कंपनी, फेसबुक पूरी डेटा ड्रिवन कंपनी है, वो अगर 9.99% स्टेक जियो में ले रही तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। वो ये जानता है कि जियो जो है आने वाले दिनों में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया। अब देखिए रिलायंस का डेट स्टेटस अभी के डेट में क्या है। अब देखिए जैसा मैंने पहले आपको डिटेल में वहाँ बता चुका था, लेकिन इस के थ्रू आप एक बार और देखिए कि जो ग्रॉस डेट है वो 3.36 लाख करोड़ का है। कैश रिजर्व जो है वो 1.7 लाख करोड़ का है। यानी कि जो नेट डेट है रिलायंस का वो है 1.61 लाख करोड़। यानी कि 1.61 लाख करोड़ का भी नेट डेट है रिलायंस के ऊपर। और अब देखिए अभी जितनी रिसेंट डील हुई हैं, ठीक है, रिसेंट डील जो हुई है तो जो कंपनी की वैल्यूएशन है यानी इक्विटी वैल्यू जो है वो 4.91 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है रिलायंस की वो 5.16 लाख करोड़ पहुंच गई है। तो आप समझिए कि रिलायंस कितना सिग्निफिकेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है। टोटल नेट डेट जो है वो 1.61 लाख करोड़, ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेज किया जा चुका है। इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिए हैं अलग अलग स्टेक सेल करके, उसके अलावा राइट इश्यू से 53,000 करोड़ रुपए। आप देखिए रिलायंस कहीं ना कहीं रिलायंस का एक जो एम था, रिलायंस ने इस बात को बहुत ही पहले से मुकेश अंबानी ने अपने जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनकी जो इन्वेस्टर्स मीट होती है उसके अलावा रिजल्ट के टाइम पे उन्होंने बहुत बार ये बोला है कि रिलायंस बहुत ही जल्दी डेट फ्री हो जाएगी। मुकेश अंबानी इस बात को लेके बड़े आश्वस्त थे। उन्होंने कई बार इस चीज़ को बोला है कि मार्च 21 आते आते रिलायंस को मैं डेट फ्री कर दूंगा। और अगर आप ये सारी डील देखिए जो चल रही है अभी, तो इस डील से आपको क्या पता लगता है? इस डील से यही लगता है कि रिलायंस अपने मिशन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और डेट फ्री होने के लिए बहुत तेज़ी से आगे है और उस पर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काम किया जा रहा है। अब देखते हैं अगर हम, तो देखिए रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो जो है उसके हम डिटेल बात करेंगे। फिर आपको बताता हूँ कि जो आईपीओ आने वाले हैं उसके क्या सिनारियोज हो सकते हैं, कैसी कैसी सिचुएशन बनने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिलायंस जियो के कुछ ऐसे पॉइंट जो हैं उसको लेके, रिलायंस के बिजनेसेस को लेके, रिलायंस के रेवेन्यू को, जियो के रेवेन्यू के लेके बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब देखिए जो रिलायंस जियो है वो जेपीएल की, जैसा मैंने आपको बताया कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो, और वो अभी इंडिया में लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क बन चुकी है सब्सक्राइबर बेस के आधार पे। यानी जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो के पास अभी 380 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी 3 साल से कम टाइम में। तो आप देखिए कि रिलायंस जियो ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया है और इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क बन चुकी है। अब देखिए कि जो जेपीएल है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, मुकेश अंबानी का ये एम है, रिलायंस कंपनी का ये एम है कि जो जेपीएल है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, वो
उसको अलीबाबा, गूगल इस तरह की कंपनी के तरह ग्रो करना चाहते हैं जिसका स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाई वैल्यूएशन हो और वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बने और वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सके। इस तरह से मुकेश अंबानी एम लेके चल रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के थ्रू जियो के लिए। तो अब देखिए जो फेसबुक की डील हुई है जियो के लिए वो इस बात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इससे क्या होगा कि जो जियो है वो इंडिया में डिजिटली रूप में और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि फेसबुक पे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा आबादी है। वहाँ से जियो को अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करने में बहुत ही आसानी होगी और जियो का बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो जियो की रेवेन्यू थी तो 2019-20 के जो ईयर एंड हुआ था उसमें जियो ने अपनी जो ऑपरेशन के थ्रू रेवेन्यू थी वो 54,316 करोड़ की रेवेन्यू उन्होंने पोस्ट किया था, यानी उन्होंने 54,316 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया था, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से 33.6% ज़्यादा था। तो आप देखिए कि रिलायंस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितनी तेज़ हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, हर ईयर में रेवेन्यू उनकी ग्रो कर रही है। अब अगर हम देखें तो रिलायंस जियो जो इन्फोकॉम बेसिकली है, जियो इन्फोकॉम जैसा मैंने आपको डिटेल में शुरू में ही बताया था, तो जो जियो इन्फोकॉम का नेट प्रॉफिट है वो जनवरी मार्च क्वार्टर जो अभी एंड हुआ था 2020 का, इसमें वो 3 गुना होके 2,331 करोड़ यानी 2,331 करोड़ पे पहुंच गया। अब ये कैसे हुआ? आप देखिए कि इसमें क्या हुआ कि जियो ने अभी अपने बिजनेस मॉडल चेंज किए थे। पहले जो प्लान 399 में आता था उसको बढ़ा के 599 कर दिया गया, और उसके बाद तो इसने क्या किया कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बढ़ गया, टैरिफ रेज हुए, तो इससे क्या हुआ कि जो इनकी प्रॉफिट था प्रॉफिट भी इससे बढ़ा और इसी तरह के प्रॉफिट आने वाले टाइम में बढ़ने के चांसेस भी हैं। अब ये जो प्रॉफिट बढ़ा है ये लगातार दूसरे क्वार्टर में ये प्रॉफिट आया है, क्योंकि पिछले 7 क्वार्टर में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया था, कमी देखी गई थी, लेकिन लगातार 2 स्ट्रेट क्वार्टर में प्रॉफिट देखा गया जियो के। तो आप देखिए कि जियो का प्रॉफिट हो रहा है, और न हो रहा है बल्कि पिछले क्वार्टर से 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखिए कि रिलायंस का कितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन है, उनकी रेवेन्यू कितनी अच्छी है और रिलायंस की स्कोप क्या है, आप इसका खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए जो टेलीकॉम कंपनी है मुकेश अंबानी लीड करते हैं, तो मुकेश अंबानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थर्सडे को जब ये इनके रिजल्ट्स आए थे करीब 1 मई के आसपास, तो उन्होंने ये बात बोला था कि जो प्रॉफिट है वो 2,331 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में जो ये प्रॉफिट था वो 8,840 करोड़ रुपए का था, यानी कि आप देखिए कि पिछले क्वार्टर में 840 करोड़ रुपए के मुकाबले इस क्वार्टर में 2,331 करोड़ का प्रॉफिट रहा। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो जो प्रॉफिट है वो 73% से अप है, और ये कंपनी का 10वां प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है इन रो। यानी कि देखिए डिक्लाइन देखा गया, जैसे पिछले क्वार्टर्स की जो मैंने बात की 7 क्वार्टर जो थे उसमें डिक्लाइन देखा गया था कि प्रॉफिट में थोड़ी कमी दिखी थी, लेकिन रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट है वो लगातार 10वां क्वार्टर है जिसमें प्रॉफिट में बनी हुई है कंपनी। यानी 10वां क्वार्टर का मतलब आप समझते हैं कि लगातार 2.5 साल से कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है और लगातार प्रॉफिट दे रही है। तो आप खुद सोचिए कि जब इसका IPO आएगा तो शेयर मार्केट में कितना बड़ा क्रिएट करेगा, कितना बड़ा एक तूफान लेके आएगा, और उसका IPO किस बेस पे लिस्ट होगा आप इसका खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें अगर हम बात करते हैं तो 14,835 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर के 11,715 करोड़ की तुलना में बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़ा हुआ है। यानी कि अगर आप देखिए तो रफली 3,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा। अब अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी ने कहा, अभी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, पेरेंट कंपनी है जियो की, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो फोकस है वो इंडिया के 60 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस प्लस 120 मिलियन जो किसान हैं, 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट और मिलियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में जितने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उन सबको टारगेट कर रहा है जियो। तो इस बात के पूरे चांसेज हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जियो आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म और दे जिसके जैसे गूगल पे चल रहा है, उनका पेमेंट नेटवर्क है, हो सकता है कि जियो भी कुछ ऐसी चीज़ें ले आए जिससे जो छोटे लोग हैं, जो छोटे स्मॉल मर्चेंट्स हैं या जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको टैकल किया जा सके। तो इस बात के लिए भी जियो हो सकता है प्रिपेयर कर रहा हो आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें और देखें। जैसे कि आपको देखिए कि पहले वो इस सब सर्विसेज में थे, टेलीकॉम में आए, फिर अभी ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड भी आ रहा है उनका, उनके जियो टीवी के थ्रू भी बहुत सारे प्लान्स हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो जियो लगातार इम्प्लीमेंट कर रहा है और आने वाले टाइम में इसका एक बेनिफिट जियो कंपनी को डायरेक्टली मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो जियो का मंथली एवरेज डेटा यूजेज है तो वो पर यूज़र लगभग 11.3 GB का है, जो इस क्वार्टर में बढ़ा था। पिछले क्वार्टर में ये 11.1 GB था। यानी कि आप देखिए कि पर यूज़र जो है डेटा एक्सपेंसेस है वो भी लगातार बढ़ रहा है पिछले क्वार्टर से, और रफली आप मान चलिए थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो वॉइस कंजम्पशन है, यानी कि जो हम कॉल्स करते हैं, तो वो पिछले क्वार्टर में 760 मिनट्स पर मंथ था, लेकिन वो इस क्वार्टर में जो जनवरी मार्च क्वार्टर एंड हुआ वो बढ़ के 771 मिनट्स पर मंथ 771 मिनट पर मंथ हो गया। तो आप देखिए हर चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जियो में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ ही देखी जा रही है और लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप देखिए कि जियो में जो इतनी चीज़ें हो रही हैं इसका अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब अगर हम देखेंगे तो आप देखिए आईपीओ के पूरे चांसेज हैं कि इसके इस ईयर के एंड तक आएगा, या उसकी फाइलिंग चल रही है। वो मनी लगा जब उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पहले क्वार्टर में ही, तो उन्होंने ये बता दिया था कि जियो जो है विद इन 5 ईयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। तो इस बात की प्लानिंग आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। अब देखिए अगर मैं आपको बात करूं कि एक रिपोर्ट में आपको बताऊं तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी जो है, बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी एक अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है वो रफली 16 से 17 बिलियन डॉलर रेज कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। यानी कि उनका एक एस्टिमेशन है कि अगर जियो प्लेटफॉर्म जो है 25% मिनिमम फ्री फ्लोट जो शेयर है अगर उसको भी लाता है, प्रेजेंट करता है मार्केट में, तो उससे वो 16 से 17 बिलियन डॉलर रेज कर सकते हैं। 16-17 बिलियन डॉलर मतलब आप समझ रहे हैं 1 बिलियन 7,500 करोड़ रुपए होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो 16-17 बिलियन कितना अमाउंट होगा। यानी रफली आप मान चलिए 1.3 लाख करोड़ रुपए के आसपास 25% फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में लाके वो आसानी से रेज कर सकते हैं। और ऑलरेडी वो कितना रेज कर चुके हैं, 1 लाख रेज कर चुके हैं, 53,000 करोड़ राइट इशू से आ चुका है। तो अगर आप देखिए तो रिलायंस बहुत जल्दी डेट फ्री हो जाएगी, और जियो का जब आईपीओ आएगा तो वो तो आपके लिए बेस्ट होगा ही होगा, आप उसमें ज़रूर निवेश करिएगा। वो एक बहुत ही अच्छा आईपीओ होगा और उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जियो से पहले आपको जो नज़र रखनी है वो रिलायंस पे रखनी है। रिलायंस देखिए लगातार इस बात के बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो बता रहे थे कि रिलायंस 2000 के लेवल पे नहीं जा सकता, 2000 लेवल पे पहुँचेगा भी तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस तरह के बहुत सारे मार्केट में रूमर्स चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिलायंस अभी किसी रीजन से नीचे आता है, या रिलायंस में कोई ऐसी मार्केट में ऐसे कोविड को लेके या कोरोना जो अभी इकोनॉमी को लेके इशूज है उसमें मार्केट में कोई गिरावट दिखती है और रिलायंस आपको नीचे मिलता है, फिर से 1000 रुपये के आसपास मिलता है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि जियो का जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब आईपीओ आएगा तब आएगा। लेकिन अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बेस्ट क्या होगा आपके लिए, वो ये होगा कि रिलायंस जब डेट फ्री हो जाएगी तो रिलायंस और जियो का जब आईपीओ आ जाएगा तो रिलायंस का बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि अभी रिलायंस के ऊपर डेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसको जियो में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। 5G भी जियो को लाना है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर 5G को लाना है उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इतना हो चुका है। तो इस वजह से रिलायंस पे जो कर्जे का बोझ था वो बढ़ रहा था। लेकिन एक बार जब जियो की कंपनी अलग हो जाएगी, जैसे वो ट्रस्ट बना के करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, जियो का आईपीओ आ जाएगा तो रिलायंस का बर्डन कम हो जाएगा और रिलायंस के ऊपर जो कर्जा है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस इस बात के लिए बहुत ही पहले से प्लानिंग कर रहा है। तो अगर जब कर्ज ख़त्म हो जाएगा तो रिलायंस के शेयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा जाएगा और रिलायंस आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकता है। आप बजाज फाइनेंस को देखते हैं, आप बजाज फिंजर को देखते हैं, बहुत बड़े 5,000 रुपये तक, 5400 रुपये तक शेयर ट्रेड करते हैं। बजाज फिंजर 10,000 रुपये तक शेयर ट्रेड कर चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले टाइम में जब ये टेबल टर्न अराउंड होगा तो रिलायंस भी आपको इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखे और आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे। तो ये जो जियो की पूरी एनालिसिस है, होप है कि आशा करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप कंपनी के मॉडल्स को, जो कंपनी की वैल्यूएशंस है, जो कंपनी की टोटल एक तरीके से डेट है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, आप इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको
आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि जियो पे बाद में आगे चल के कुछ और डेवलपमेंट होते हैं, दूसरे वीडियो जाने चाहिए, तो आप वो भी हमें इन्फॉर्म करिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको इस पर और एनालिसिस दे सकें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी हो। तो उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।